Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 14, sources of energy. So बहुत ही easy सा chapter है. Let's begin it today with some basics. You know that we have understood the law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor be destroyed. But why do we have energy crisis? Why do we need to study this chapter? Why do we have to manage our resources? It is just because that we get energy from some substances like candle, wood, and once we use it, it gets into the simple form like carbon dioxide, water vapors, heat energy, and light energy. So, if you capture all of them and try to make wood again, that will take million of years to do so. That is why we are more concerned to conserve those sources of energy. तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके पास बोर्ड में आता है कि वी बिलीव इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Then why do we have energy crisis? We have energy crisis because the substances from which we get energy takes a longer period of time to get formed, right? Now, after that, we want to look if we have to choose a good source or a good fuel of energy, which are the properties that we are going to look for. Then we are going to look for four properties that you can see on your screen. The first property is it should have high energy output per unit mass. इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब हमें पर यूनिट मास से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले तभी उसका फ़ायदा है. इट शुड बी ईजीली अवेलेबल, ऐसा ना हो कि उसको अरेंज करने में बहुत मेहनत लग रही है. इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जाने में और उसको स्टोर करके रखने में कोई परेशानी ना हो. इट शुड बी इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा, राइट. एंड द सोर्सेज विच गिव्स अस एनर्जी आर नोन एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को फर्दर स्टडी करने के लिए हम उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेंगे. सबसे पहला पार्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर वुड, फ्लोइंग वाटर, फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल के अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे. कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है जो हमारे लिए ईजी टू अवेलेबल हों. नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि जहाँ पे हमें कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी पड़े या कुछ मेहनत करनी पड़े जो डायरेक्ट हमारे अप्रोच में नहीं है. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे मेजरली आ जाती है सोलर एनर्जी, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी. ओशन एनर्जी के अंदर तीन टाइप की एनर्जी आती है. टाइडल एनर्जी फर्स्ट, वेव एनर्जी सेकंड, ओशन थर्मल एनर्जी, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको OTE. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जियोथर्मल एनर्जी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूक्लियर एनर्जी, द मेजर द अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी सबसे कमाल का सोर्स है यहाँ पे, ठीक है. इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है जो बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम. एनर्जी को रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है. यू रीड द वर्ड रेन्यूएबल. रेन्यूएबल का मतलब है जिनको रीन्यू किया जा सके. नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनको जल्दी जल्दी रीन्यू ना किया जा सके. अभी सन है, आप कितना मर्जी यूज़ कर लो उसको, ठीक है, जितनी मर्जी उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो, वो तो कल को आपको फिर से मिल जाएगी. विंड एनर्जी, फ्लोइंग वाटर, ओशन, वुड, बायोमास. बायोमास और वुड का यहाँ पे ख्याल रखना बेटा, अगर जिस स्पीड से हम वुड और बायोमास को यूज़ कर रहे हैं, पहले मैं बता दूँ बायोमास क्या है. बायो मतलब लिविंग, मास मतलब मैटर. जैसे काउ डंग हो गया, ठीक है, प्लांट एक्सक्रीटा हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए प्लांट्स और एनिमल्स के, तो ये सारे बायोमास के अंदर आते हैं. जितनी तेज़ी से इनको यूज़ करेंगे उतनी ही तेज़ी से इनको इम्प्लांट करना पड़ेगा, तभी ये रिन्यूएबल बने रह सकते हैं. नॉन रेन्यूएबल ऐसे हैं जिनके बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे या दोबारा बनेंगे ही नहीं. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है. इसके अलावा और बहुत से डिफरेंस हैं. जनरली देखा गया है कि जो रेन्यूएबल सोर्सेज हैं वो
कम पॉल्यूशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते पॉल्यूशन। सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको हार्नेस करने में जो टेक्नोलॉजी लगती है वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉल्यूशन ज़रूर होता है, आगे समझेंगे इस चीज़ को। उसी तरह से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनसे एनर्जी हार्नेस करने में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ें तो सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज की डिटेल डिस्कस करेंगे हम। इसमें आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। देखो बेटा, फॉसिल वर्ड का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के मरे हुए पुराने भाग या उनके पुराने हिस्से। क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ पे प्लांट्स या एनिमल्स थे वो किसी ना किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, किसी ना किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अर्थ के अंदर दब गए, उनके ऊपर सॉइल की लेयर जमा होती गई। जैसे जैसे वो नीचे दबते गए, नीचे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस ने जो तो थे सॉफ्ट पार्ट्स लाइक टिश्यूज़, स्किन, मसल्स, इनको तो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला दिया, लेकिन जो हार्ड पोर्शंस थे जैसे कि बोन्स वगैरह वो फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ऐसे फ्यूल्स को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, जल्दी जल्दी दोबारा नहीं बनेंगे, तो इनकी कंजर्वेशन और इनका जुडिशियल यूज़ का मतलब है कि समझदारी से, सूझबूझ से इनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर पेपर में फेमसली इसकी डिसएडवांटेज पूछी जाएगी आपको। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बर्न करने से हार्मफुल गैसेस पैदा होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस एयर के अंदर मिलके पॉल्यूशन पैदा करती हैं। सेकंड, जब ये गैसेस रिलीज़ होती हैं तो एटमॉस्फेयर में जाके वहाँ पे जो वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं उनके साथ मिक्स होके एसिड्स बनाती हैं। वो एसिड क्लाउड्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरते हैं। किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर, सॉइल और वाटर सोर्सेज पे, सॉइल के ऊपर गिरते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर गिरते हैं, मेटालिक चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ऊपर जब रेन गिरती है तो ये एसिड रेन सब कुछ ख़राब करने लगती है। अभी जो हमारे पास रीसेंट एग्जाम्पल है वो ताजमहल की है। उसके पास मथुरा में जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ थी, उन रिफाइनरीज़ की जो चिमनीज़ थी, उन चिमनीज़ से जो धुआं आता था उसकी वजह से आगरा में ताजमहल वाले एरिया में जितनी भी एसिड रेन हुई उसने ताजमहल के वाइट मार्बल को येलोइश करना शुरू कर दिया था, विच वॉज एन अलार्म फॉर अस। उसके बाद हमने क्या किया कि वो रिफाइनरी को वहाँ से बंद करके शिफ्ट कर दिया। राइट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं रेन के, जब रेन के अंदर एसिड मिक्स हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तीसरा ये है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स बंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में जाती है, इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो जो सन रेडिएशंस होती हैं वो एक बार तो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, पर जब वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करके वापस जाने लगती हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है उनको बाहर एस्केप करने नहीं देती, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं। और एक लेवल तक ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है ये अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा है। नाउ दिस इज़ समथिंग हार्मफुल फॉर अस। क्यों? अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, वहाँ से आइस मेल्ट होने लगेगी और वो आइस जब मेल्ट होगी तो ओशन लेवल या सी लेवल को बढ़ा देगी, जिससे प्लेन एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ में फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं और हमारी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या बिल्डिंग्स हैं वो सब इससे क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। राइट, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताई थी। सबसे पहली पिक्चर यहाँ पे क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? सबसे पहली पिक्चर में दिखाया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, किसी फैक्ट्री से, चिमनी से धुआं बाहर आ रहा है, उसके अंदर एसिटिक गैसेस हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो सब एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। वो गैसेस विंड के साथ फ्लो होके क्लाउड्स में पानी के अंदर मिक्स होती हैं। देन दे फॉल ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप्स, एनिमल्स, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, उनके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर वो क्या करती हैं, अपना इफेक्ट डालती हैं, उनको उनका लाइफ सर्वाइवल जो है मुश्किल बना देती हैं। सेकंड पिक्चर में, सेकंड पार्ट ऑफ पिक्चर में आपको येलोइशनेस ऑफ ताजमहल मार्बल दिखाया गया है, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड पिक्चर में ये बताया गया है कि अगर ऐसे एक ब्लैंकेट बन जाएगी ग्रीन हाउस की या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो सन रेडिएशंस हैं एक बार एंटर तो कर जाएंगी, एंटर करके जब वो वापस जाने लगेंगी तो ये लेयर उनको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी और वापस अर्थ की तरफ भेजेगी, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब अर्थ के गर्म होने से क्या होगा, दिस हैज़ बीन शोन इन द लास्ट पिक्चर। आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, इसकी वजह से जो वाटर लेवल है ओशंस में वो बढ़ जाएगा और इससे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस किया गया है थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। थर्मल पावर प्लांट्स में भी हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को ही बर्न करते हैं, उसकी हेल्प से वाटर को हीट करके स्टीम में चेंज करते हैं। फिर ये स्टीम क्या करती है, इट रोटेट्स द टर्बाइन्स ऑफ जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। जनरली जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो रिवर्स होती हैं दे फ्लो एट हायर लेवल, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि डैम बना के उस पानी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोर करते हैं। अब डैम के अंदर जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता रहेगा, राइट, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को जब हम, यू कैन सी, उस एनर्जी को, ये थर्मल पावर प्लांट दिखाया गया है। पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिखा दूँ। ये देखो डैम यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी को इकट्ठा कर रहा है, फिर जो स्लाइस गेट है यहाँ पे, इसको जब हटाते हैं तो पानी फ्लो करता है, इट इज़ कॉल्ड पेन स्टॉक। फिर ये टरबाइन के ऊपर जब फॉल करता है विद सम प्रेशर तो टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर्स चलते हैं और जनरेटर से जो पावर हाउसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं, ट्रांसफार्मर उसको हाई पोटेंशियल पे आगे ट्रांसमिट कर देता है, राइट। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे बॉयलर्स में कोल या पेट्रोलियम की हेल्प से पानी को गर्म करते हैं, वो पानी स्टीम बनता है। स्टीम बन के जब टरबाइन को और वहाँ पे जनरेटर्स को घुमाता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। अभी अगर यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख लें किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट्स की, ये जनरली पेपर में पूछी जाती हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि एक तो फ्लोइंग वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो रेन्यूएबल सोर्स है। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ से, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जबकि थर्मल पावर प्लांट्स में हम क्या देख रहे थे, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हमने देखा था कि धुआं निकलेगा बाहर, ये जो चिमनी आप ऊपर देख रहे हो, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होने वाला है, राइट। दूसरा, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में ये सब नहीं होता। तीसरा क्या होगा कि अगर डैम बना सकते हैं तो हम रिवर या वहाँ पे जो वाटर है उसके फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे, जिससे वहाँ पे नियर बाय एरियाज़ में फ्लड्स को भी रोका जा सकता है और उस पानी को पर्पसफुली इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाइड्रो पावर प्लांट्स do not comes with advantages only, it has some disadvantages too। सबसे पहला तो जब डैम्स बनाते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी जगह जो है उसको साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। उसको जब आप साफ़ करोगे तो वहाँ से जो लोग हैं उनको मूव करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो लार्ज एरियाज़ हैं वो एक्चुअली पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। वहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं,
तो जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए या डीकम्पोज होने लगे तब वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द ओनली गैस विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन गैस इज ऑल्सो द ग्रीन हाउस गैस। तो जो इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से होगा वही मीथेन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ने से होगा, राइट। सो दीज थ्री आर द डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 हाई इनिशियल कॉस्ट, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेंगे टेक्नोलॉजी में, ताकि वहाँ से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकें, हार्नेस कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा दैट इज़ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी के अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि बायोमास क्या होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इनको बायोमास कहा जाता है। जैसे कि वुड इज़ अ बायोमास, एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सीवेज, ये सब किस में आ जाते हैं, बायोमास के अंदर आ जाते हैं। जब बायोमास डीकम्पोज होता है किसके थ्रू, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट इज़ बायोगैस, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे यूजुअली इसका आंसर नहीं दे पाते। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसमें मेजॉरिटी तौर पे कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस, लगभग कितनी, 75%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेज 25% के अंदर कवर हो जाती हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज बायोगैस, यू हैव द आंसर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीफ कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट कौन है बायोगैस का, तो वो है मीथेन, और कितना, 75%। अब इस बायोमास से एनर्जी लेने के लिए हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, बायोगैस प्लांट यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, अ सिंपल बायोगैस प्लांट। विलेजेस में आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है। सो एज यू सी ऑन योर लेफ्ट यू सी अ मिक्सिंग टैंक। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, कैटल डंग होता है और जो वाटर होता है उसका एक मिक्सचर बना के डालते हैं। द मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड वाटर इज कॉल्ड स्लरी, राइट। ये इस इनलेट चैम्बर के थ्रू अंदर जाता है, और जो यहाँ पे टैंक है, डोम लेबल किया गया है जिसे टैंक या डोम बोल देते हैं, इसके अंदर ये पड़ा रहता है। और यहाँ पे जो मिक्सचर है डंग एंड वाटर का, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक, ठीक है, इसमें इस मटेरियल की, इस स्लरी की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कौन से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। वो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, इस काऊ डंग में से, इस स्लरी में से मिथेन गैस को रिलीज़ करते हैं। वो मिथेन गैस, ये जहाँ पे बायोगैस लेबल्ड है, यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और इस आउटलेट पाइप के थ्रू घरों में सप्लाई की जाती है। गैस निकल जाने के बाद जो बाकी का वेस्ट मटेरियल बच गया, स्पेंट स्लरी बोलते हैं हम उसे, वो आउटलेट चैम्बर के ज़रिए इस ओवरफ्लो टैंक में इकट्ठा होता रहता है। नाउ एक तरफ तो हमने यहाँ पे आउटलेट ले ली बायोगैस की। दिस बायोगैस इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल जस्ट लाइक आर LPG एट होम, राइट। इसके अलावा ये जो स्पेंट स्लरी आई है यहाँ पे, ये स्पेंट स्लरी के अंदर यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस स्पेंट स्लरी को जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एज ए मैन्योर खेतों के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो जो बायोगैस प्लांट है, इट इज़ अ बून फॉर द फार्मर्स। एक तो उनको खाना बनाने के लिए या लाइटनिंग के लिए बायोगैस मिल जाती है, दूसरा जो स्पेंट स्लरी है इट वर्क्स एज अ परफेक्ट फर्टिलाइजर, राइट। तो बायोगैस प्लांट क्या है, एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं। लार्ज अंडरग्राउंड टैंक होता है जो ब्रिक्स और सीमेंट के साथ बनता है। लोअर पार्ट होता है जो उसको डाइजेस्टर बोलते हैं। अपर पार्ट में एक डॉम बना होता है जो कि गैस को कलेक्ट करता है, ठीक है। एक साइड पे टैंक पे इस टैंक के ग्राउंड के ऊपर मिक्सिंग टैंक होता है विच वाज ऑन योर
ये मैंने आपको दिखाया था, किसमें है, लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड के अंदर क्या है, एक और टैंक है जहाँ जिसको ओवरफ्लो टैंक बोला जाता है। एनिमल डंग को वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी तैयार करते हैं और उसको मिक्सिंग टैंक के अंदर डाल देते हैं, वहाँ से वो जाता है डाइजेस्टर में। वहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस आउटर पाइप के थ्रू यहाँ से क्या कर ली जाती है, हार्नेस कर ली जाती है। जो स्लरी बचती है दैट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और इसको हम क्रॉप्स के लिए मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है तो हम इसको, और बहुत ईजी भी, तो हम इसको थोड़ा आहिस्ता से लेके चलेंगे, बट द क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. Kindly watch the lecture very carefully and prepare every minute step so that you can answer every question in the exam. So let's meet in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.